हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर तालिबान से लेकर मोदी सरकार और पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है, सब कुछ खबरें। तो दोस्तों, एक एक कर करके जान लेते हैं क्या है तमाम बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से लेकर। जी हां दोस्तों, सीमा पार से आतंकवादियों तक भेजे जा रहे थे हथियार, इंटरसेप्ट से हुआ प्लान का खुलासा। जी हां दोस्तों, पिछले 10 दिनों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कई ऐसे इंटरसेप्ट पकड़े हैं जिससे पाकिस्तान के आतंकवादियों के प्लान का बड़ा खुलासा हुआ है और पता चला है कि ये आतंकी कश्मीर में बड़े हमले की साजिश करने में लगे हुए हैं। उरी में पकड़े गए आतंकी ऐसे ही हमलों का प्लान बना रहे थे। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से ही पाकिस्तान की एजेंसी कश्मीर प्लान में लग गई है और इसके लिए भारी संख्या में गोला बारूद को कश्मीर में भेजे जाने की साजिश भी रची जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछले एक साल में लोकल आतंकवादियों के पास हथियारों की कमी के चलते वो कोई बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाए थे। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक आईएसआई कश्मीर में मौजूद ओजीडब्ल्यू के जरिए आतंकवादियों तक हथियारों की खेप पहुंचाने की कोशिश में है। पिछले दिनों उरी सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश में मारे गए आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में पिस्टल और 70 की संख्या में ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर तालिबान को लेकर आ रही है। तालिबानी नेता ने कहा, पाकिस्तान है धोखेबाज, भरोसे के लायक नहीं, भारत हमारे साथ डिप्लोमेसी शुरू करे। जी हां दोस्तों, तालिबान और पाकिस्तान सरकार के रिश्ते बीते एक महीने में कई मोड़ से गुजर चुके हैं। अब पहली बार तालिबान के एक वरिष्ठ नेता ने पाकिस्तान को धोखेबाज मुल्क करार दे दिया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान संस्थापकों में शामिल रहा मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने कहा है कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। हम अपने सुपर पावर अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके तो पाकिस्तान के हाथों में खुद को कैसे सौंप देंगे। उसने कहा कि वो अपनी धरती का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्ला ज़ईफ ने भारत की आशंकाओं पर कहा कि भारत हमसे डिप्लोमेसी शुरू करे ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कोई और देश उसके खिलाफ तो नहीं कर रहा। साथ ही ज़ईफ ने कहा कि कोई भी देश हमारे साथ ईमानदार नहीं रहा। वैसे भी पाकिस्तान का असली चेहरा सब जानते हैं, वह धोखेबाज है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वैसे भी हर अफगानी को स्पष्ट है कि हमें न्यूट्रल रहना है। हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। इसके अलावा हम अपने देश के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान या फिर किसी भी देश का दखल स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, ज़ईफ ने कहा कि इस बार का तालिबान शासन बदला हुआ है। महिलाएं स्कूल जा सकती हैं, कुछ काम पर जा रही हैं, रैलियां निकाल रही हैं। उन्हें राजनीति, बिजनेस जैसी जगहों पर मौके देने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जगत गुरु परमहंस ने दे दी चेतावनी, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो ले लूंगा जल समाधि। जी हां दोस्तों, जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने केंद्र के सामने अजीबोगरीब मांग रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर 2 अगस्त से पहले भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो वो जल समाधि ले लेंगे। परमहंस महाराज ने केंद्र को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मैं मांग करता हूं कि भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, नहीं तो मैं सरयू नदी में जल समाधि ले लूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को मुसलमान और ईसाइयों की नागरिकता को रद्द कर देना चाहिए। इससे पहले छावनी पीठाश्वर जगत गुरु ने वेद मंत्रों के साथ कफन पूजन भी किया था। गौर करने वाली बात दोस्तों यह है कि परमहंस महाराज लगातार ईसाइयों और मुसलमानों की नागरिकता को खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। वह अन्य क्षेत्रों के संतों को भी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को कई हिंदू संगठन परमहंस के समर्थन में हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन करेंगे। परमहंस महाराज का यह बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की द्वारा खरीद की गई जमीन पर सवाल भी उठाए थे। ऐसे में परमहंस महाराज ने ट्रस्ट पर लगाए गए कई आरोपों को गलत बताते हुए सपा और आप पर 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही थी। वैसे दोस्तों, इनके बयान आपको कहां तक सार्थक लगते हैं? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? इस बात से आप सहमत हैं या नहीं? क्या विचार हैं आपके? कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। इसके बाद में दोस्तों, जान लेते हैं क्या है अगली बड़ी खबर। पंजाब में केजरीवाल सीएम चन्नी ने उड़ा दिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चुनावी वादे का फ्यूज। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने आम लोगों की दुखती
विभागों में से एक बिजली बिल पर एक वादा किया था। अब बिजली बिलों पर ही सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया कि राज्य में 12,000 करोड़ के बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं। इस पैसे को पंजाब सरकार अपनी जेब से बिजली कंपनियों को देगी। सीएम चन्नी ने बताया कि सरकार के इस फैसले से पंजाब के 53 लाख परिवारों को फायदा होगा। बताया जा रहा है कि 2 किलोवाट तक के बिजली मीटर इस्तेमाल करने वालों के बकाया बिल माफ कर दिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कटे हुए बिजली कनेक्शन दोबारा बहाल किए जाएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पंजाब समेत बाकी राज्यों में भी आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली देने का वादा किया था। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ने कई मौकों पर कहा है कि दिल्ली की तरह इन राज्यों में भी सरकार बनने पर फ्री बिजली देंगे। पंजाब के लिए आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो वह लोगों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। आम आदमी पार्टी के इस वादे ने पंजाब में राजनीतिक बेचैनी बढ़ा दी थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर जान लेते हैं क्या आ रही है। तालिबान ने भारत को लिखा खत, कहा काबुल से फिर शुरू करें उड़ान सेवा। जी हां दोस्तों, तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान और भारत के बीच उड़ान सेवा को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई है। ANI की खबर के मुताबिक तालिबान ने इस मामले में भारत सरकार को पत्र भी लिखा है। यह खत 7 सितंबर को अफगानिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के कार्यवाहक मंत्री हमीदुल्लाह अखुनजादा ने भारत के नागरिक उड्डयन यानी कि DGCA के महानिदेशक अरुण कुमार को लिखा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इस खत पर विचार कर रहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने काबुल के लिए अपनी सभी तरह की उड़ानों पर 15 अगस्त को प्रतिबंध लगा दिया था। अखुनजादा ने DCGA को लिखा है कि जैसा आप अच्छी तरह से जानते हैं कि काबुल एयरपोर्ट को अमेरिकी फोर्सेज ने नुकसान पहुंचाया था और उसे निष्क्रिय कर दिया था, लेकिन हमारे दोस्त कतर के टेक्निकल सपोर्ट से इस एयरपोर्ट को एक बार फिर चालू कर रहे हैं। इस संबंध में एक नॉन टर्म एयरमैन को नोटिस 6 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है। पूर्वी लद्दाख के बाद अब उत्तराखंड में उकसाने की कोशिश। LAC पार कर घुसे चीनी सैनिक कुछ देर बाद लौटे। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में तनातनी के बीच चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब उत्तराखंड के बाराहोती इलाके में उकसाने वाली हरकत हुई है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA के करीब 100 जवानों ने पिछले महीने उत्तराखंड के बाराहोती सेक्टर में LAC का उल्लंघन किया था। चीनी सैनिक बीते 30 अगस्त को भारतीय सीमा में घुस आए और कुछ घंटे बिताने के बाद इलाके में लौट गए। इलाके में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवान तैनात हैं। दोस्तों, हालात के बारे में जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा है कि जैसे को तैसा रणनीति के तहत भारतीय सेना ने गश्त की। हालांकि चीन की इस हरकत पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। यह घटना पूर्वी लद्दाख के कई क्षेत्रों में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध के बीच हुई। भारतीय अधिकारियों को हैरानी है कि 30 अगस्त को इतनी संख्या में चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए, जबकि भारत पूर्वी लद्दाख गतिरोध के बाद लगभग 3,500 किलोमीटर लंबी LAC पर कड़ी निगरानी बनाए हुए है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक फटाखे फोड़ने और बेचने पर लगा कंप्लीट बैन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अगले साल 1 जनवरी तक फटाखे बेचने और फोड़ने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। इस बैन का आदेश मंगलवार को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने जारी किया। DPCC ने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 1 जनवरी 2022 तक सभी तरह के फटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। काउंसिल ने दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे निर्देशों पर अमल कराएं और रोजाना लिए गए एक्शन की रिपोर्ट उनके पास जमा कराएं। आदेश में कहा गया है कि वायु प्रदूषण लगातार बना हुआ है। ऐसे में फटाखे फोड़े जाने से स्थिति और विकट हो सकती है। इससे सांस के रोगियों की परेशानी भी पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को दिक्कतें होती हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र गुजरात में चक्रवात का कहर। गुलाब के बाद शाहीन तूफान ने बढ़ा दी चिंता। भारी बारिश के हैं आसार। बंगाल में भी तेज बारिशें जारी। जी हां दोस्तों, चक्रवाती तूफान गुलाब का कहर अभी थमा भी नहीं है कि एक नए तूफान शाहीन की आशंका ने महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक शाहीन तूफान अरब सागर में उठेगा और महाराष्ट्र गुजरात के समुद्री किनारे वाले इलाकों में असर दिखाएगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने गुजरात के 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर बंगाली खाड़ी में बना चक्रवात पश्चिम बंगाल के और करीब पहुंच गया, जिसकी वजह से कोलकाता के अलावा उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर, झारग्राम, हावड़ा, हुगली, पूर्वी पश्चिम वर्धमान और वीरभूमि जिले में सुबह से तेज बारिश हो रही है। कोलकाता के अहिरटोला में भारी बारिश के चलते एक मकान का कुछ हिस्सा ढह गया। इसमें एक 3 साल के बच्चे और एक महिला की मौत हो गई।
गुलाब तूफान की वजह से महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ इलाकों में भारी बारिश जारी है। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश ने 8 जिलों के 182 सर्कलों में फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लातूर जिले के उस्मानाबाद में खरीफ की फसलें बर्बाद हो गई और औरंगाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली और नांदेड़ जिले बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यहां बाढ़ और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 13 लोगों की मौत हुई। दोस्तों, मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक शाहीन तूफान भारत के पश्चिमी किनारे के दक्षिणी तटों से नहीं टकराएगा। यह महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तटों से दूर से ही होकर 1 अक्टूबर को ओमान की तरफ बढ़ सकता है, लेकिन इसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री किनारे वाले हिस्सों में भारी बरसात होगी। तो दोस्तों, यह थी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस तरह की काम की खबरें हर रोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।